गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज है लेक्चर नंबर 9 और जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख रहे थे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, तो हम लोग डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या क्या देख चुके हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में हम लोग देखे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस देख लिए हैं। फिर हम लोगों ने देखा एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस भी हो गया। नंबर 3 अभी के लेक्चर में हम लोग देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस तो आइसोकोरिक प्रोसेस आज का डिस्कशन का टॉपिक होगा। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसे कहते हैं कि यदि कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के यदि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बदल रहे हों समय के साथ, तब कहा जाएगा कि वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहा है। और ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या क्या है इसको समझें। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो यहाँ आइसो मीन सेम हो गया और कोरिक की वॉल्यूम सेम रहेगा। तो ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें डिफरेंट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, हीट। अच्छा, वॉल्यूम नहीं, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यहाँ पर जो होगा सो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ वॉल्यूम में किसी तरह का चेंज नहीं होगा, यानी कि चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज शून्य, यानी कि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो कहने का ये मतलब हो रहा है कि जब कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहा हो और इस दरमियान इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, हालांकि अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ या अदर इसके जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है वो बदल भी रहे हों, तो भी ये आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगा। कब? जब ये इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अच्छा, जब वॉल्यूम में ही कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कहने का क्या मतलब हुआ, देयर कैन नो एनी चेंज इन वॉल्यूम, किसी भी परिस्थिति में, है ना, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हो। अच्छा, देखिए वॉल्यूम में जब चेंज नहीं होगा तब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लौटते हैं हम लोग। वहाँ से क्या देखते हैं हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि किसी सिस्टम को यदि हीट प्रोवाइड किया जाए तो पहले कुछ वर्क करता है वो सिस्टम, और बाकी तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कराने के काम आता है। तो ये हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ये हो गया U। और हम लोग पढ़े हैं इसके जगह में होता है P डेल्टा V। अब जैसे कि हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए लगाएंगे, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम बराबर 0, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये डेल्टा V का वैल्यू हियर डेल्टा V इक्वल टू 0 आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस P इंटू 0। तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U
तो इससे क्या समझ में आता है, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब कभी वॉल्यूम कांस्टेंट हो और बाकी चीज़ें बदल रहा हो, तब उस समय सिस्टम जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वह हीट, यानी कि ये हीट देख रहे हैं ना, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम is used in increasing या changing, जो समझे, is used in increasing the internal energy and temperature of the system, या temperature of the system, but does no work, but it does no work at all। लेकिन यहाँ डेल्टा डब्लू, ये डेल्टा डब्लू के जगह में शून्य आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से कि एंटायर हीट गिवन टू या टेकन फ्रॉम द सिस्टम गोज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। चाहे वो सिस्टम एब्जॉर्ब करे या सिस्टम से रिलीज हो हीट, दो भी चीज़, दोनों, एब्जॉर्ब ही केवल नहीं, सिस्टम यदि हीट एब्जॉर्ब करे तो भी और सिस्टम यदि हीट रिलीज करे तो भी, वो हीट का काम क्या होगा, उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कराना या डिक्रीज कराना, यही दो काम होगा। तो ये चीज़ है। अब हम देखेंगे कि अब हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कि कितना हीट वो एब्जॉर्ब किया वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। चाहे वो हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा, हीट लॉस हो रहा होगा, या हीट गेन कर रहा होगा। हीट गेन्ड और हीट लॉस्ट बाई अ thermodynamic system during आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के समय जो हीट लॉस होगा या हीट गेन करेगा ये सिस्टम, अब इसका जो फार्मूला होगा वो उसकी इक्वेशन से निकालेंगे। वो इक्वेशन होगा Q बराबर एन सी बेस भी और डेल्टा टी। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में अब वो सिस्टम कितना हीट एब्जॉर्ब किया या हीट कितना रिलीज किया, वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस तो हो गया, अब है आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है और बाकी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो हैं सो समय के साथ बदलते हैं। तो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, तो यहाँ पर प्रेशर जो होगा सो ध्यान रखें, प्रेशर कांस्टेंट होगा। इस दरमियान प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एंड अदर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स undergo a change with time, but pressure of the system remains constant. That is, change in pressure is 0 and P is constant. तो कहने का मतलब है कि इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो भी परिवर्तन हो, लेकिन उस समय प्रेशर जो है सो कांस्टेंट होगा। तो हम लोग डेली लाइफ से यदि उदाहरण निकालें कि ऐसा कौन कौन से प्रोसेस है
तो हम लोग कह सकते हैं कि एग्जाम्पल में फॉर्मेशन ऑफ, या फ्रीजिंग कह सकते हैं हम लोग, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, हाँ, फ्रीजिंग ऑफ वाटर या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, इस समय प्रेशर कांस्टेंट होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। अब इसके आगे हम देखेंगे कि आइसोबारिक प्रोसेस के समय, यदि आइसोबारिक प्रोसेस में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि अप्लाई करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस फॉर्मूले का, ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या था, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पी। तो यहाँ पर P जो है, यहाँ पर प्रेशर जो है सो हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट है। अब यदि कोई गैस का वॉल्यूम चेंज कराएं, प्रेशर कांस्टेंट है, देखिए यदि हीट एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, और प्रेशर यहाँ कांस्टेंट रखना है लेकिन वॉल्यूम में चेंज देखने को मिल रहा है। तो यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस में इफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, सिस्टम remains constant and its volume changes from some V1 to some V2। मान लीजिए कि इसका जो वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है लेकिन प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये जो P डेल्टा भी है ये किसके जगह में लिखाता है, डेल्टा W के जगह में। तो हालांकि P में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन डेल्टा V में चेंज होने के कारण डेल्टा W में परिवर्तन होगा, वर्क होगा, वो सिस्टम वर्क करेगा या उस सिस्टम पर वर्क किया जाएगा, लेकिन विद द चेंज इन हीट ये प्रक्रिया होगा। अब हम वर्क निकालेंगे तो वर्क कैसे कैलकुलेट होगा, तो वर्क ऑन द सिस्टम कहिए या वर्क बाय द सिस्टम कहिए, जो भी कहिए। अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम कह लें आप, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हमें मालूम है कि वर्क डन बाय द सिस्टम का जो फॉर्मूला था हमारे पास, अच्छा वर्क डन का क्या है, P डेल्टा V, P है और ये हो गया, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज कराया जा रहा है, फ्रॉम सम V1 टू सम V2। क्लियर। तो यदि प्रेशर तो यहाँ कांस्टेंट है ही, तो इसे आप इंटीग्रेट करें तो आप पाएंगे P बाहर है और कांस्टेंट भी है यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस में। अब आपको मालूम है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया V, और का लिमिट पुट करेंगे V1 और V2। तो वर्क आइसोबारिक में निकल करके आएगा P इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि वर्क डन बराबर हो जाएगा PV2 माइनस PV1। देखिए इंटरनल एनर्जी में तो अगर चेंज होगा ही, प्रेशर में चेंज हो या नहीं, सिस्टम को जब हीट दिया जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी में तो चेंज होना ही है, और वॉल्यूम में भी चेंज हो रहा है, देखने को मिल रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं PV बराबर पढ़े हैं nRT, पढ़े ना हम लोग, देखे हैं सिंस PV इक्वल टू nRT, यदि यहाँ V1 होगा तो ये T1 होगा, यानी T1 टेम्परेचर पे उस सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, V1 है, और T2 टेम्परेचर पर वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, V2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस
चाहे वो एक्सपेंशन का हो या कंप्रेशन का हो, बस टेम्परेचर डिफरेंस अच्छा देख लें। तो PV2 की जगह में पुट करें तो आप मिलेगा nRT2 माइनस PV1 के जगह हम पुट करेंगे हो जाएगा nRT1, और लिख देते हैं एंड PV2 इक्वल टू nRT2। तो ओवरऑल क्या निकल करके आया, P आइसोबारिक, ये वर्क डन आइसोबारिक इक्वल टू NR कांस्टेंट हो गया, और यहाँ बच जा रहा है T2 माइनस T1। अर्थात टेम्परेचर में तो खैर चेंज होगा ही, चाहे सिस्टम वर्क करे या सिस्टम पर वर्क किया जाए, यहाँ टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। जो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, वो हीट का कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आएगा और कुछ पार्ट जो है सो वर्क करेगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज होगा तो वर्क तो होगा ही। तो ये हो गया, कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि आइसोबारिक प्रोसेस क्या है और कैसे होता है। तो विद्यार्थियों, इसके बाद हम देखेंगे हीट इंजन। हाँ, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हीट इंजन क्या होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक मूव करें। हीट इंजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या है, ध्यान दें कि हीट इंजन एक डिवाइस है। ओके, हीट इंजन क्या है, एक डिवाइस है, और ये क्या करता है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। हीट इंजन क्या करता है, एक हीट एनर्जी को ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करने का काम करता है। तो चलिए कैसे कैसे ये काम करता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स तो सब हम एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले ये हीट इंजन में हम पढ़ेंगे क्या क्या, इसके मेजर कंपोनेंट्स देख लें। तो जब हम पढ़ेंगे हीट इंजन, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन, फिर देखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन, बना कैसे रहता है, इसके पार्ट्स, फिर देखेंगे बच्चों इसका वर्किंग, देखेंगे वर्किंग देखने के बाद देखेंगे इसका एफिशिएंसी, कि ये कितना इनपुट को कितना आउटपुट दे पा रहा है। अच्छा, जब एफिशिएंसी देख लेंगे तो फिर इसके हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स। तो ये इतने मुख्य बिंदुओं पर हम अभी डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले आइए डेफिनेशन कि हीट इंजन क्या है। तो बच्चों, हीट इंजन एक डिवाइस है। हीट इंजन is a device that continuously converts heat energy into mechanical energy in a साइक्लिक प्रोसेस। कहने का क्या मतलब हुआ साइक्लिक प्रोसेस, एक बार ये पूरा अपना काम कर ले फिर इनिशियल स्टेट में लौट जाता है, इसलिए कहा जाता है साइक्लिक प्रोसेस में ये काम करेगा। कन्वर्ट किसको किस में करेगा, सो देखिए मुख्य बिंदु जो है सो इसका ये कंटिन्यूअसली कन्वर्ट करता है। किसको किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है विद्यार्थियों मैकेनिकल एनर्जी में। तो कैसे कन्वर्ट करता है ये तो अभी देखेंगे हम। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन कि एक्चुअली व्हाट इज़ अ हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या है, ये है। दूसरा इसके कंस्ट्रक्शन। तो
तो हीट इंजन कैसे बनता है? तो हीट इंजन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, मेनली 3 इसेंशियल पार्ट्स। एक हीट इंजन के मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होंगे। 3 पार्ट कौन कौन होगा? एक पार्ट कहलाता है बच्चों सोर्स, दूसरा पार्ट होगा सिंक, और थर्ड पार्ट जो होगा वो कहलाएगा वर्किंग सब्सटेंस। थर्ड पार्ट जो होगा वो क्या होगा? वर्किंग सब्सटेंस। तो आइए अब देखते हैं कि ये 3 कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे होता है। तो मान लीजिए कि एक हीट इंजन तो तीनों मिला करके होगा। तो मानिए हम कि ये हो गया, ब्लॉक डायग्राम से हम कंसीडर करते हैं, इसको मान लीजिए कि ये हो गया सोर्स, हाँ, और यहाँ मान लीजिए कि ये हो गया सिंक। डिटेल से मैं बताऊंगा अभी कि क्या क्या होता है। ये हो गया सिंक, और बीच में ये हो गया वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस। तो ये तीनों के बीच क्या रिलेशन है, कैसे काम करते हैं, ये पूरा मिलकर के कहलाता है। देखिएगा कैसे कैसे काम हो रहा है यहाँ पर, है ना, कैसे कैसे काम होगा सो समझिएगा। तो सबसे पहले ये सोर्स क्या है, कैसे कैसे होगा चीज़ें, एक एक करके आइए हम डिस्कस करते हैं। ये पूरा मिलकर के कहलाएगा हीट इंजन। तो सबसे पहला कि ये सोर्स क्या है, हाँ, तो सोर्स क्या है यहाँ पर? सोर्स नंबर 1 सोर्स। तो सोर्स के बारे में आप सबसे पहले जाने बात कि सोर्स एक हॉट रिजर्वायर है। हॉट रिजर्वायर कहने का मतलब क्या है कि ये आप यहाँ से जितना चाहें उतना हीट ले सकते हैं, है ना। हॉट रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर सम T1। मान लीजिए कि ये हॉट रिजर्वायर है। रिजर्वायर मतलब यहाँ स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा हीट स्टोर है। ये हो गया हॉट रिजर्वायर एट T1। और इसके बारे में क्या क्या जानना है आपको, क्या क्या होता है? सपोज्ड टू बी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी क्यों होता है इसका? माना जाता है, होता है या नहीं मानते हैं कि इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, यानी कि यहाँ से आप जितना भी हीट ले लीजिए, वर्किंग सब्सटेंस यहाँ से जितना भी हीट ले ले, वर्किंग सब्सटेंस यहाँ से हीट लेता है। यहाँ से ये वर्किंग सब्सटेंस जितना भी हीट ले, ठीक, फिर भी ये कितना भी हीट दे सकता है, लेकिन इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका टेम्परेचर जो होगा सो कांस्टेंट होगा। तो उसका टेम्परेचर जो होगा सो कांस्टेंट होगा। एक हॉट रिजर्वायर के बारे में, हम सोर्स के बारे में ऐसा मानते हैं कि ये जो होता है सो इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का होता है, ताकि यहाँ से कितना भी हीट यहाँ से ड्रॉ किया जा सकता है। एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम हियर। यहाँ से कितना भी आप हीट निकाल लीजिए, फिर भी इसका टेम्परेचर जो कांस्टेंट होगा विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि हॉट रिजर्वायर यानी कि सोर्स किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से नंबर 2 में देखेंगे हम, नंबर 2 में देखेंगे सिंक। इसको कहते हैं हम कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2। तो सिंक किसे कहेंगे
तो पहला बिंदु इसका होगा कि ये कोल्ड रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर T2। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो टेम्परेचर T1 है इज वेरी मच ग्रेटर देन T2। अच्छा, इसका भी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होता है, मानते हैं कि इसका भी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होता है, ताकि एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एडेड टू इट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। अर्थात आप इसमें ये कितना भी ये सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस इसमें कितना भी हीट ऐड कर सकता है, इसका भी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होता है एट इट्स टेम्परेचर T2। इसका टेम्परेचर बदलेगा नहीं, यानी कि इसका भी टेम्परेचर जो होगा सो कांस्टेंट होगा। आप जितना भी हीट यहाँ ऐड कर लें, तो ये दो इसके मेजर पार्ट हो गए, एक हो गया सोर्स, दूसरा हो गया सिंक। दोनों में डिफरेंस समझना होगा आपको कि एक हॉट रिजर्वायर है, दूसरा कोल्ड रिजर्वायर है। एक हायर टेम्परेचर पर होता है, दूसरा लोअर टेम्परेचर पर होता है। दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी दोनों का है। और सोर्स से आप जितना भी हीट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ टेम्परेचर नहीं बदलेगा क्योंकि इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है। उसी तरह सिंक में आप इनफाइनाइट हीट ऐड कर सकते हैं, और इनफाइनाइट हीट थर्मल कैपेसिटी होने के कारण इसका भी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, तीसरा बात जो है इसमें वो है वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या है, सो देखिए, वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस जो होगा वो जनरली कोई भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सब्सटेंस है ना ये, और गैस भी हो सकता है, ठीक। लेकिन ये क्या करता है, इट डज मैकेनिकल वर्क। सारा खेल इसी का है, इट डज मैकेनिकल वर्क। तो कहने का मतलब है ये जो हीट लेता है, एब्जॉर्ब करता है, ये देखिए कैसे कैसे काम करता है। अब इसका वर्किंग में आते हैं, समझिए कैसे कैसे है। तो सोर्स से जो कि T1 टेम्परेचर पर है, हायर टेम्परेचर पर, ये लोअर टेम्परेचर पर है। तो यहाँ से मान लीजिए कि सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस Q1 हीट लिया, और Q1 हीट लिया और कुछ काम किया, ये W काम किया सराउंडिंग में। सराउंडिंग में ये कितना वर्क किया, मान लीजिए W इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग में इस वर्किंग सब्सटेंस ने इतना काम करा। अब जो भी हीट लिया वो कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन पूरा तो कन्वर्ट नहीं हो सकता वर्क में। ये जितना हीट लिया पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो वर्क करने के बाद जो क्वांटिटी बचा हीट का, वो क्वांटिटी रिलीज कर दिया गया सिंक की तरफ। ये कितना भी हो सकता क्वांटिटी। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर जो क्वांटिटी देख रहे हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2, क्योंकि बचा हुआ पार्ट है ये। Q2 का पार्ट यूज किया गया वर्क में, जो बचा, जो हीट वर्क में कन्वर्ट ना हो पाया, वो पार्ट चला गया सिंक में। समझे? तो वर्क कितना हुआ, Q1 में से Q2 हटा दीजिए तो वर्क कितना निकल जाएगा, तो उतना। तो यहाँ से वर्क आप निकालोगे तो वर्क बराबर हमें क्या मिल जाएगा, वर्क बराबर मिल जाएगा Q1 माइनस Q2। तो वर्किंग सब्सटेंस ने वर्क कितना किया है, ये वर्किंग सब्सटेंस ने वर्क कितना किया, वर्क बराबर Q1 माइनस Q2। आइए तो अब इसका हम वर्किंग देखते हैं। हाँ, अब इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग ऑफ हीट इंजन। तो वर्किंग में इसका मेजर बात क्या है
कि वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से Q1 हीट लिया, उसका कुछ पार्ट वर्क किया, रिमेनिंग पार्ट Q2 भेज दिया गया। तो यहाँ Q1 क्या है? Q1 हो गया अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाई द वर्किंग substance from the source at T1 टेम्परेचर। ठीक, अच्छा Q2 क्या हो गया? Q2 हो गया अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड फ्रॉम या रिलीज्ड बाई वर्किंग सब्सटेंस टू द sink at lower temperature T2। W क्या हो गया? मैकेनिकल वर्क डन बाई द वर्किंग सब्सटेंस टू द सराउंडिंग। ये वर्क कहाँ किया गया? सराउंडिंग में किया गया। अच्छा, यदि हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जाएं तो वर्क बराबर कितना निकल करके आ जाएगा? Q1 माइनस Q2। तो कोई भी हीट इंजन कितना वर्क करता है ये निर्भर करता है कि वो हीट कितना एब्जॉर्ब किया और वो हीट कितना रिलीज किया। ये दोनों का डिफरेंस ही वर्किंग सब्सटेंस का वर्क होगा। अब ये इनपुट इसके लिए हो गया Q1 और आउटपुट इसके लिए क्या हो गया? वर्क। यानी कि वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसका कितना पार्ट वो वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है। हीट इंजन का कुल मिलाकर के काम क्या है? हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाना। जो पार्ट कन्वर्ट नहीं कर पाता है वो पार्ट Q2 है। तो इसका हम एफिशिएंसी निकालेंगे, कन्वर्सन रेट। तो एफिशिएंसी कार्य कुशलता, ये हीट इतना लिया तो वो कितना परसेंट कन्वर्ट कर पाता है, वही चीज़ कहलाता है इसका एफिशिएंसी। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई ईटा। इसका कोई यूनिट तो नहीं होता, हम परसेंटेज में इसे सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है कि आउटपुट बाई इनपुट करके सॉल्व करते हैं। तो एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा आउटपुट, यानी कि वर्क डन। ये हो गया आउटपुट, कितना काम किया सो। अब उसके लिए इनपुट, आउटपुट बाई इनपुट होता है फॉर्मूला एफिशिएंसी का। अब इनपुट क्या हो गया? इनपुट में ये कितना हीट लिया था? हीट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, यहाँ लिखिए आप एब्जॉर्ब्ड हीट। तो इस तरह से आप इसका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि ये जो हीट लिया उसका कितना परसेंट को वर्क में कन्वर्ट कर पाया। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से इसका एफिशिएंसी निकल करके आएगा। तो एफिशिएंसी बराबर कितना हो जाएगा? सो ईटा इक्वल टू वर्क डन हो गया W और एब्जॉर्ब्ड हीट हो गया Q1। यानी कि ईटा एफिशिएंसी बराबर वर्क डन कितना था? Q1 माइनस Q2 और नीचे हो गया Q1। सेपरेट आउट करें तो ये हो जाएगा Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, यानी ईटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1, और ये परसेंटेज में डील होगा। तो आप पाते हैं कि Q2 कभी जीरो नहीं हो सकता। ध्यान रहे कि Q2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। Q2 कभी भी जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई मशीन नहीं बना कि जितना हीट ले वो सारा हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। जब Q2 कभी जीरो नहीं हो सकता तो N1 कभी नहीं हो सकता। तो ईटा कभी भी 1 भी नहीं हो सकता। यानी कि एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन कैन नॉट बी इक्वल और ग्रेटर देन 100%।
100% के बराबर या 100% से ज़्यादा कभी भी एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन का संभव नहीं है, क्योंकि वो पूरी एफिशिएंसी कहने का मतलब क्या कि हीट जो लिया उसको कितना मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सका। तो 100% कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। 100 जूल लिया तो इसमें 80 जूल इधर भेज गया, 20 जूल इधर आ सकता है, मतलब पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकता है। अब आते हैं इसका एफिशिएंसी का। तो स्टीम इंजन का एफिशिएंसी थोड़ा ध्यान देना। स्टीम इंजन जो होता है उसका एफिशिएंसी 12 से 16% होता है, 12% से 16%। अच्छा, उसके बाद पेट्रोल इंजन जो होता है वो 26% होता है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी। डीजल इंजन जो होते हैं वो डीजल इंजन का एफिशिएंसी अप टू 40% होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो कहने का मतलब है कि जो भी वो सोर्स से एनर्जी लिया उसको वर्क में कितना कन्वर्ट कर पा रहा है, ये 12 से 16%, ये पेट्रोल 26% और डीजल वाले इंजन अप टू 40% कन्वर्ट कर पाते हैं। अच्छा, इसके यदि हम टाइप्स देखें हीट इंजन के तो 2 टाइप होते हैं। एक होता है कि इसका सोर्स कहाँ है, हीट इंजन का सोर्स कहाँ है। यदि सोर्स अंदर में है तो वो इंटरनल कंबसन इंजन कहलाता है। अच्छा, इसके टाइप्स भी देख ही लें। टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स। एक एक्सटर्नल कंबसन इंजन, एक्सटर्नल कंबसन इंजन जो कि स्टीम इंजन है। दूसरा इंटरनल कंबसन इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। तो कुल मिलाकर के अब ये दोनों डिटेल से नहीं पढ़ने हैं, समझ आया ना करे, तो कुल मिलाकर के हम हीट इंजन देख लिए। अब इसके बाद के जो टॉपिक होंगे वो होगा कार्नोट इंजन। अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और होगा उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कार्नोट थ्योरम। तो फिलहाल आज इतना ही। थैंक यू।